नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग धर्म, जातियां, सभ्यताएं, लोग इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। हर इंसान किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होता है। एक घर के लोगों की सोच भी एक जैसी नहीं हो सकती और हमें इस विविधता का स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे अपना नहीं पाते, जिसके कारण तनाव पैदा होता है जो जुर्म की नींव रखता है। अहमद, जो सब्जियां नहीं है ना वो बाजार से खरीद लाना। इसका अभी तक सूप खत्म नहीं हुआ है। तुम देख लो, ठीक है? अभी तक खत्म नहीं किया, फटाफट से खत्म करो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं पीना है बाबू? अब मुझे बताओ कि आज स्कूल में क्या सिखाया मेरे बच्चे को? मैथ्स सिखाया। ये खत्म करो तब मामा तुम्हें क्या देगी? वीडियो गेम। निंजा वाला? हाँ, वही वाला। खा लो खा लो खा लो। नहीं, पहला बोला निंजा वाला। हाँ, निंजा वाला। जग्गू कहाँ है? सब जग्गू घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो, इस बार पक्की इन्फॉर्मेशन मिली कोई यहीं पर है। हटो। सब मेरी बात, सब अंदर देखो जरा। चल इसे बुलाते हैं। पकड़। कहाँ था साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलो फटाक से हाथ में पकड़ो और खत्म करो। मामा तुम्हें नींद जो। ये लो, खत्म करो। डॉक्टर साहब कैसी हैं? चोट ज़्यादा गिरी नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मुस्कान, तुम चाहो तो जग्गू की वाइफ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा सकती हो ताकि वो फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। नहीं साहब, मुझे कोई कंप्लेंट ही लिखा नहीं। मैं इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। लेकिन ये जग्गू की वाइफ को कैसे पता चला कि तुम एक पुलिस इन्फॉर्मर हो? अरे पैर फट जाएगा इसका। ऐसे थोड़ी चलाते हैं, अब प्यार से चलाते हैं, आराम से। ऐसे। मैंने बहुत रोका पर मैं पुलिस की इन्फॉर्मर हूँ। ये जग्गू के परिवार को आपने बताया ना? इन्फॉर्मर्स यानी कि खबरी पुलिस डिपार्टमेंट का एक अनऑफिशियल हिस्सा होते हैं। ये तहकीकात में पुलिस डिपार्टमेंट की मजबूती से मदद करते हैं और इसी तरह की एक खबरी है मुस्कान। जाहिर है कि खबरी होना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एक खबरी और इन्फॉर्मर होने के साथ साथ मुस्कान एक माँ भी है जो अपने बच्चे को अकेले पाल रही है। जहां एक तरफ उसे छोटे मोटे क्रिमिनल से खतरा रहता था, वहीं उसे जूझना पड़ रहा था अपने ससुर से, जो अपने पोते को अपने पास ले जाने के लिए माँ बेटे को अलग करना चाहता था। तो क्या इसी वजह से मुस्कान को अपने बेटे को लेकर डर रहता था या फिर कोई और भी वजह थी इस डर की? अहमद, सुंदर आया क्या? नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं आया वो। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे। सुंदर कहाँ चला गया? दादा, आपने मेरे सुंदर को कहीं देखा है? नहीं मैडम, इतने सारे बच्चों में कहाँ ध्यान जाएगा, गया होगा किसी दोस्त के साथ।
अंकल, आपने मेरे सुंदर को कहीं देखा है? अहमद, सुंदर आया क्या? सुंदर नहीं आया। अरे बाबा रे। आप समझी, मेरा सुंदर कहाँ गया? छोड़ूंगी नहीं उस साले को मैं। साहब, मुझे पक्का यकीन है मेरे बेटे सुंदर के गायब होने के पीछे मेरे ससुर का ही हाथ है सर। मैं कहती हूँ, मुझे पता है मेरे ससुर के। मुस्कान, बिना किसी सबूत और गवाह के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, फिर भी हम उससे बात करेंगे। सर कुछ भी कीजिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुस्कान, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं और पुलिस पूरी कोशिश भी करेगी, लेकिन तुझे भी अपने आप पे काबू रखना होगा। तूने अपने ससुराल में जो कुछ किया है ना, वो बात हमें पता चली है, लेकिन आइंदा से अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। सर, मुस्कान कोई गलती नहीं करेगी दोबारा। चल बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को ढूंढ लाइए सर। तुम जाओ, हम पता करते हैं। मेरा बेटा। इसके ससुराल में जाके पता करो, अगर बच्चा है तो मां से मिलवा दो, और अगर नहीं है तो उसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अपने खबरी को भी काम पे लगा। ठीक है सर। साहब, वो झूठ बोल रही है, मेरा उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। पर बेटा तो तुम्हारा भी था ना वो। अब जिस दिन से वो घर छोड़ के गई है, उस दिन से वो दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं साहब। तुमने मुस्कान को घर से बाहर क्यों निकाला? साहब, मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के चली गई है। खुद घर छोड़ के गई है? क्यों? वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, घर की हर चीज में उसको प्रॉब्लम थी साहब। अब इतनी रात में बुड्ढे के लिए दूध गर्म करो, बस दिन भर इनकी सेवा करती रहो। अरे अब क्या हुआ? देखो, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे बाप की सेवा कर करके। मैं अपने बच्चे का देखो, तुम्हारे बाप की सेवा करती रहूं दिन भर। देखो, मैं तुम्हें कह देती हूँ, अब इस घर में मुझे एक पल भी नहीं रहना है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। अब आप ही बताओ साहब, बीवी के लिए बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? बीवी तो जैसे तैसे काट लेगी, लेकिन इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? जब मैंने बाबा को छोड़ने से मना कर दिया तो उसने बच्चे को लिया और घर से चली गई। वो घर से चली गई और तुमने रोकने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें बच्चे की फिक्र नहीं थी? साहब, फिक्र थी और फिक्र है। मैंने उसको बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी साहब। मैंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की। बहू, मेरी बात सुनो, भगवान के लिए घर छोड़ के मत जाओ। तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। मैं खुद अपना काम कर लूंगा, पूरे घर का काम मैं कर दूंगा। भगवान के लिए मेरे पोते को मुझसे अलग मत करो। भगवान के लिए बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ। हटो यहाँ से। बहू, मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ। अरे मेरे पोते को लेकर मत जाओ मुझसे। बहू, ऐसा मत करो। बहू, मेरी बात। ऐसी क्या खास वजह थी कि मुस्कान अपने पति तक को छोड़ने को तैयार हो गई और अकेले रहने लगी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हम क्या जाने साहब, हो सकता है वो कहीं अपने पोते को पाने के चक्कर में ही तो आपने ये ड्रामा नहीं रचा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा अपना पोता है, मेरा अपना खून है, उसे चोरों की तरह ले जाने की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब जब मुस्कान से आपने अपने पोते को छीनने की कोशिश की, आप नाकामयाब रहे। ये सही है सर, पर सुंदर के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं। उसे छुपाकर मैं कितने दिन अपने पास रख सकूंगा सर? एक नए दिन तो आप पकड़ ही लेंगे। इतनी समझदारी रखते हैं आप, रखिएगा, और गलती से भी कोई गलती मत कीजिए। जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जो बाप बेटे ने मुस्कान का कैरेक्टर बताया वही सच है या तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी है? सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन सर औरत हो या मर्द, घर के अंदर या बाहर हर किसी का कैरेक्टर चेंज हो ही जाता है सर। मुस्कान कुछ महीना पहले यही पे रहती थी, अक्सर पति पत्नी झगड़ा होता था। साहब, एक नंबर का बेवड़ा था रामवत। वो रोज शराब पीकर अपनी बीबी को पीटता था। साहब, हमने तो रामवत को ये तक कहते सुना कि सुंदर उसकी औलाद है ही नहीं। शायद इसीलिए बीवी बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया होगा। रामवत से मुस्कान की शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी साहब।
मुझे लगा था मेरी बच्ची बहुत खुश रहेगी। रामवत सरकारी नौकर है, पुलिस में कांस्टेबल है, पर एक भी दिन वो उस घर में खुश नहीं रही साहब। शादी के कुछ दिन बाद ही घूस लेने के जुर्म में रामवत सस्पेंड हो गया और मेरी बच्ची ने उसका घर छोड़ दिया। मैं तो चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर वो मुझ पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर उसने फैसला किया और एक चाइनीज का ठेला खोला और अपना गुजर बसर करने लगी। इसका मतलब है कि इन दोनों बाप बेटे ने जो मिलकर हमें कहानी सुनाई, उसमें अभी भी कई सारे पेच हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों ने हमें झूठी कहानी क्यों बताई? क्या छिपाना चाहते? कहीं बच्चे को एक बात बताओ, क्या सुंदर अकेले ही स्कूल से घर वापस आता था हर रोज? नहीं साहब, मैं उसे स्कूल से छोड़ने ले जाने में खुद ही जाती थी। एक मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रखती थी मैं उसे। हमेशा ही मेरे साथ ही रहता था, ठेले पर बैठकर पढ़ाई करता था और जब शाम में मैं घर जाती थी उसे अपने साथ ही ले जाती थी। उसे पता नहीं क्या हुआ कि किसी ने मेरा ठेला तोड़ दिया साहब। बस इसी वजह से मैं उस दिन स्कूल समय पे पहुंच नहीं पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जग्गू के आदमी ने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया? पता नहीं साहब, बस सुंदर से मुझे मिलवा दीजिए साहब। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा वो। मनहूस औरत थी साहब वो मुस्कान। शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने पति की नौकरी खा गई। मेरा बेटा हवलदार एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत एंटी करप्शन विंग वालों ने उसे फंसा दिया और उसकी नौकरी चली गई। आपके बेटे की नौकरी भ्रष्टाचार की वजह से गई थी, ना कि तुम्हारे बहू की वजह से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस औरत से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुस्कान से अब मेरा कोई लेना देना नहीं, उसका मुंह देखना नहीं चाहता मैं। और तुम्हारे पोते सुंदर से, उससे तो लेना देना है तुम्हारा? नहीं है साहब, मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। वो गंदा खून अब मुझे नहीं चाहिए सर ये मनोहर तो अपने पोते पे मरा जा रहा था, जान छिड़कता था उसके लिए, लेकिन ये अचानक से उसको क्या हो गया? इसकी साफ साफ दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि बच्चा अब भी उसी के पास हो और वो जानबूझ के नाटक कर रहा है। दूसरी वजह ये कि अभी भी कोई ऐसी बात है जो हमारे सामने तक नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोहर को इस बात का शक हो गया हो कि सुंदर उसके बेटे की औलाद नहीं बल्कि मुस्कान का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो, ये उसकी औलाद हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि इनमें से ही किसी ने सुंदर को किडनैप करवाया हो? एक काम करो सर, मुस्कान के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, उसका कैरेक्टर, रामवत से अलग होने की असली वजह, अलग होने के बाद वो किसी के साथ थी चक्कर में या नहीं, सब कुछ। सर मैंने मुस्कान के बारे में सब कुछ पता किया है सर। उसकी सारी जिंदगी अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन सर एक बात है, एक किन्नर है जो इसका खास है, वो अक्सर उससे मिला भी करती थी। किन्नर से मिलने की वजह तो इन्फॉर्मेशन निकालना भी हो सकता है ना, या कुछ और भी। ऐसे कौन है ये किन्नर? सर जहां मुस्कान का चाइनीज ठेला लगता है उसी के आगे वाले सिग्नल पे ये पैसा मांगता है। चल साहब, नहीं है ना, कोई बात नहीं साहब। साहब जी साहब, तो अक्सर उसी इलाके में काम करती है ना जहाँ मुस्कान अपना चाइनीज वाला ठेला लगाती है, जानता है उसको? जानती है ना साहब, वो सूप जो बेचती है ठेले पे। हाँ साहब, उसे तो मैं अंदर की खबर भी देती है, बहुत अच्छी औरत है साहब। तो उसके बच्चे को भी जानता होगा? जी साहब। अटक अटक के क्यों बोल रहा है, पूरी बात बोल। वो साहब मुस्कान अपने बच्चे पे नजर रखने के लिए मुझे पैसे देती थी और वो मुझे बच्चे पालने का तरीका भी पूछती थी मुझसे। बच्चे पालने का तरीका पूछती? हाँ साहब। सर अभी अभी पता चला है कि रामवत का किसी बार गर्ल के साथ अफेयर चल रहा है और इस बार गर्ल का नाम है भावना। सर इस भावना के चक्कर में ही रामवत ने मुस्कान को छोड़ दिया और इस भावना को घर ले आया। और सर इतना ही नहीं, इस भावना ने रामवत के सामने एक शर्त भी रखी थी कि जब तक रामवत मुस्कान को तलाक नहीं दे देता तब तक ये उससे शादी नहीं करेगी। ये असल कहानी? यस सर। उस दिन बाप और बेटा हमें कुछ और ही सुना रहे थे, लगता है मनोहर भी अपने बेटे के साथ मिला हुआ है। नहीं सर, सुनने में तो यह है कि मनोहर भी इस बार गर्ल को घर में लाने के खिलाफ है। हाँ साहब, मैं इस भावना साहब, ये सच है कि मैंने शर्त रखी थी कि मुस्कान को तलाक देने के बाद ही मैं उससे शादी बनाएगी। हाँ। क्यों? सब मैं ठहरी बियर बार की एक डांसर, सब अपना भी सपना होता है कि अपना एक घर हो,
एक पति हो साहब। और साहब मेरे को मालूम था मुस्कान को तलाक दिए बिना वो मुझसे शादी नहीं बनाएगा साहब। और साहब अगर कल को वो वापस आ गई तो, और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया तो साहब फिर तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी ना। साला धंधा भी गया और आदमी भी। और इसीलिए तुमने सुंदर को उठवा लिया ताकि अपने बच्चे के प्यार में रामवत अपनी बीवी के पास वापस न लौट के आए। नहीं साहब मैं काहे का उसके बच्चे को उठवाएगी। सब ना तो मुस्कान से और ना उसके बच्चे से मेरा कोई लेना देना था। हाँ ये सही बात है कि मुझे मेरा होने वाला ससुर एकदम नहीं पसंद था और ना तो मेरी उससे बनती थी सब उसको दिक्कत थी हमारे रिश्ते से। उसके बच्चे पर तो उसका जोर चलता नहीं था और सब दिन भर मुझे सुनाता रहता था, बुढ़ा साला। मुझे नहीं चाहिए। पुलिस वालों के भरोसे बैठकर कुछ नहीं होगा। मुझे खुद ही जाना होगा अपने बच्चे को ढूंढने। मुस्कान पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो क्या कर सकती है? और तुझे कुछ हो गया तो? आई मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी मुखबिरी की वजह से पुलिस के कितने केसेस सॉल्व हुए हैं। क्या मैं अपने बच्चे को नहीं ढूंढ सकती? चले मत। मुस्कान सुन तो। सुंदर को लापता हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग, कोई क्लू पुलिस को अब तक नहीं मिला था। जहां एक तरफ मुस्कान अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, वहां रामवत को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुंदर के दादा मनोहर अपना सब कुछ सुंदर के नाम करना चाहते थे। उन्हें अपनी बहू की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने पोते के लिए प्यार हमेशा उमड़ता था। पुलिस को भावना पर भी शक था, क्योंकि जहां मनोहर हर हालत में सुंदर को अपने घर लाना चाहते थे, वहीं भावना उसे आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन मनोहर के अचानक सुंदर के प्रति रवैया बदलने की वजह क्या थी? वो गंदा खून अब मुझे नहीं चाहिए सर। कहीं मुस्कान ने खुद ही तो सुंदर को गायब नहीं करवाया था? सुंदर की तलाश जोरों पर थी और शक के दायरे में सभी थे। सर अभी खबर मिली है कि सुंदर के जैसा ही दिखने वाला बच्चा भाईंदर में देखा गया है। क्या? यस सर। गाड़ी निकालो, चलो। ठीक है सर। यही है सर। उधर देखो सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक काम करो, बस्ती में चेक करो। सर ये तो किसी छोटी लड़की के कपड़े हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी अपने पास? सर इन्फॉर्मेशन तो यही थी कि यहाँ पर सुंदर को किडनैप करके रखा गया है। और सर ये देखिए, ये स्कूल यूनिफॉर्म, और सुंदर को भी स्कूल से निकलने के बाद ही गायब किया गया है। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट थी। लेकिन सर ये छोटी लड़की के कपड़े, अंदर मिले लड़की के कपड़े और शांति का बयान कि मुस्कान उससे पूछती थी कि बच्चे को कैसे पालते हैं। अगर दोनों के स्टेटमेंट पे गौर करें तो ये हो सकता है कि सुंदर एक किन्नर हो, शांति को यह बात पता हो और इसीलिए मुस्कान उसे पैसे देती हो ताकि वो मुंह बंद रखे। शांति को पुलिस स्टेशन बुलाओ। तो इसके बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? साहब मैं किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, और मुस्कान दीदी की लाइफ तो शुरू से ही मुसीबतों में घिरी हुई रही है। रामवत जानता था कि उसका बच्चा किन्नर है? हाँ साहब, उसने मुझसे कहा था कि सुंदर को कहीं पर ले जाकर फेंक के आओ, पर मैंने मना कर दिया। आखिरकार वो हम में से एक ही है ना। अगर भगवान ने उसे ऐसा बनाया है तो उस बेचारी का क्या कसूर? ठीक है, तुम जा सकते हो। इसका मतलब है रामवत ने अपने बच्चे की किडनैपिंग करवाई। ऐसे बच्चों को किन्नरों को बेचना तो आसान है, ऊपर से उसे अपनी इज्जत की पड़ी हो कि अगर समाज को यह बात पता चल जाए कि उसका बेटा किन्नर है, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। रामवत घूसखोर, दारूबाज, लड़कीबाज और अब किडनैपर। सुंदर किन्नर है, ये बात अब पुलिस को भी पता लग चुकी थी और इस जानकारी ने पुलिस को नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं सुंदर को इन लोगों के पास छोड़ने वाली मुस्कान खुद ही तो नहीं थी। एक किन्नर बच्चे को जन्म देना हमारे समाज में आज भी अभिशाप जैसा है। हम किन्नरों को हीन भावना से देखते हैं जो सिर्फ नाच गाकर अपना पेट भरते हैं। उनके पास एक आम आदमी की तरह सारे अधिकार हैं, लेकिन हमारे समाज का ढांचा ऐसा है कि किन्नर बच्चे का भविष्य किन्नर टोली के अलावा और कुछ नहीं होता। और शायद इसीलिए मुस्कान सुंदर की असलियत को छिपा कर रखना चाहती थी। पुलिस पहले से ही एक केस में उलझी हुई थी और अचानक उनके सामने एक और केस आकर खड़ा हो गया।
मैं बैंक गया था अपनी पेंशन लाने के लिए। यहाँ आया तो देखा मेरे बेटे की लाश पड़ी है साहब। सब कुछ उस डायन की वजह से हुआ है। मनोज के घर में कदम पड़े, पता नहीं घर में किसकी नजर लग गई साहब। पहले नौकरी गई, बाद में खुद दुनिया छोड़ के चला गया साहब। कह रहा था कि कल तलाक की अर्जी करने जाऊंगा और उसके बाद सारा झंझट खत्म। देखो क्या मालूम था कि उससे पहले ये सब हो जाएगा साहब, ये सब हो जाएगा साहब। सर मैंने इस पूरे घर की छानबीन की है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा सर। कोई हथियार भी नहीं मिला है, बस कुछ बिखरी हुई चीजें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक रामवत का कत्ल चाकू लगने की वजह से हुआ था, दोपहर 2 से 3 के बीच में। उस वक्त तुम कहां थी? क्या मतलब? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर? मैं खूनी नहीं हूं। हम ऐसा इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पति के मरने का जरा सा भी गम तुम्हारे चेहरे पे नहीं है। उसके मरने के बाद तुम उसके घर भी नहीं गई थी, बल्कि इधर उधर अपने खबरियों से मिल रही थी। हाँ, मैं उनसे मिल रही थी अपने बच्चे का पता लगाने। मेरे बच्चे से बढ़कर कोई नहीं है सर। और रामवत की मौत तो अभी हुई है, मेरे लिए तो वो कब का मर चुका था। मैं तो विधवा कब की हो चुकी थी सर, जिस दिन मैंने उसके घर छोड़ा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैं उस दिन घर पे रही होंगी या फिर बच्चे की तलाश में बाहर गई होंगी। तुमने अपने पति का घर क्यों छोड़ा था? मेरा पति एक बार डांसर के पीछे पागल था सर। वो मेरे बच्चे से और मेरे से ढंग से पेश भी नहीं आता था सर। बात बात पे मारना, पीटना, तंग करना। हम परेशान हो गए थे सर उससे। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे पति को यह बात पता चल गई थी कि तुम्हारा बेटा किन्नर है, इसलिए उसने तुमसे कहा कि अगर तुम नहीं चाहती कि यह बात किसी को पता चले तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा बेटा किन्नर है? जब वो 2 साल का था। डॉक्टर ने जब मुझे बताया तब मैं सख्ती में आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने मेरे बच्चे को भी छोड़ने का फैसला किया। मुझे पता था सर कि मेरा परिवार उसे कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए ये सच्चाई मैं सबसे छुपा रही थी। पर वो जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी टेंशन भी बढ़ रही थी। उसे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक हो रहा था। पड़ोस की बच्ची के कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, वो कपड़े उठाकर घर ले गया। जब मैं घर पहुंची तो वो कपड़े वो पहन रहा था। उस दिन से मैंने उसे हर वक्त उसे अपने साथ रखती थी और उसे समझाती थी कि ये सब कुछ गलत है। यहाँ तक कि सर मैं उसे दूसरों के सामने कभी कपड़े भी नहीं उतारने दिए। पब्लिक टॉयलेट बाथरूम में उसे यूज करने के लिए मना कर दिया था। मैंने ये सच्चाई छुपाने की बहुत कोशिश की सर, पर एक दिन और रामवत ने भी कहा था सर कि अगर इस घर में रहेगी तो वो इस सच्चाई के बारे में सबको बता देगा। मतलब रामवत ही ऐसा इकलौता इंसान था जिसे ये राज पता था और उससे तुम्हें अपने बेटी की जान को खतरा था। इस बच्चे को तुम लोगों ने देखा है कहीं? हाँ साहब, इस बच्चे को मैं शबाना दीदी के साथ देखी थी। शबाना? ये शबाना कौन है? कहाँ मिलेगी ये? साहब वो तो ऊपर चली गई। 2 दिन पहले ही उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। और ये बच्चा? बच्चा कहाँ है? कहीं देखा आप लोगों ने उसे? नहीं साहब, उसके बाद वो बच्चा हमें कहीं नहीं दिखाई दिया।
सर दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच जब रामवत का मर्डर हुआ उस वक्त भावना बार में ही थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर। अगर भावना ने रामवत का कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया? कत्ल 2 से 3 के बीच में हुआ था और घर में किसी के फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है। इसका मतलब कत्ल वही कर सकता है जो घर में आसानी से आ जा सके। मनोहर, भावना और मुस्कान। जिस तरह से मनोहर और भावना दोनों बाहर थे, बची मुस्कान। सर मुस्कान या मनोहर? मनोहर भी तो आ सकता है ना सर। हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक हो जिसने रामवत का मर्डर किया हो सकता है। पुलिस इस नतीजे पर तो पहुंच गई थी कि खूनी कोई घर का ही था, मगर कौन? क्या मनोहर ने ही अपने बेटे का कत्ल किया था, या भावना, या फिर मुस्कान? एक तरफ पुलिस की तहकीकात जोरों पर थी और दूसरी तरफ मुस्कान ने खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। आपने इस बच्चे को कहीं देखा? अरे हाँ, ये तो वही बच्चा है। काफी दिनों से शबाना दीदी के साथ में रहता था। शबाना दीदी इसको बेचने वाली भी थी, पर अचानक उसकी मौत हो गई। तब से इस बच्चे को नहीं देखा। तुम लोग किसी शबाना नाम के किन्नर को जानती हो क्या? हाँ साहब, शबाना दीदी को जानते तो हैं, पर उनकी मौत हो चुकी है। उनके साथ एक जीनत नाम की किन्नर रहती थी। उनके मौत के बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। अच्छा, इस जीनत का कोई मोबाइल नंबर है? नहीं साहब, मेरे पास तो नहीं है, पर मिल जाएगा साहब। अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे ना? कौन बाप नहीं करता सर। और फिर वो तो मेरा इकलौता बेटा था। लेकिन वो शराबी था। अब थोड़े बहुत ऐप तो हर किसी में होते हैं ना सर। इसका मतलब तुमने उसके सारे ऐप एक्सेप्ट कर लिए थे? हाँ सर, आखिर खून तो मेरा ही था। और तुम्हारे बेटे का बेटा, वो भी तो तुम्हारा अपना ही खून था ना? हाँ, और उसमें वो डायन भी शामिल थी। लेकिन आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तुम्हारा पोता, जिसके लिए तुम अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे, वो एक किन्नर था। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? मेरा पोता? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं मनोहर। हमें पता है कि तुम्हें ये बात पता चल गई थी कि तुम्हारा पोता एक किन्नर है, और इसी की वजह से तुमने अपने बेटे की जान दी। नहीं साहब, ये सही नहीं है। कत्ल के दिन तुम बैंक में गए थे। हमने बैंक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कत्ल से 1 घंटा पहले तुम बैंक से निकले, उसके बाद सीधे घर गए। थोड़ी देर बाद तुम घर से फिर निकले और आधे घंटे के बाद आकर तुमने पुलिस को फोन किया, यह बताने के लिए कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। ये देखो तुम्हारे मोबाइल के लोकेशन जो ये बताते हैं कि तुम घर के आसपास थे कत्ल के दिन। ये बताओ, उसे क्यों मारा और कैसे मारा? नहीं, तुमने क्यों मारा और कैसे मारा? हाँ, मैंने मारा उसे। आखिरी बार उसे कहां छोड़ा था? राजेंद्र चौक के पास। इंस्पेक्टर साहब, सुंदर का ना किसी शबाना नाम की किन्नर ने किडनैप किया था। पता है हमें। हाँ, पर वो अब मर चुकी है। कहते हैं कि किसी ट्रेन एक्सीडेंट पे उसकी मौत हुई थी। एक उम्मीद और है, उसके साथ रहने वाली अगर जीनत का हमें पता चल जाए तो हम सुंदर तक पहुंच सकते हैं सर। हमें पता है, और जीनत का नंबर भी मिल चुका है, ट्रेस पे भी डाल दिया है। बहुत जल्दी उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगा। डोंट वरी। मुझे मेरी आई चाहिए। ये बच्ची तू समझती क्यों नहीं है? अब सिर्फ मैं ही तेरी आई, तेरी माँ हूँ। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य तो नहीं दिया, कम से कम माँ का दिल तो दिया। पकड़ो उसे। ये अच्छी आंटी है। सुंदर, अरे बेटा कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? माँ की तुझे याद नहीं आई? तुम तक कैसे पहुंचा ये बच्चा? अब सुंदर को एक औरत शबाना दीदी से अगवा करने को बोल रही थी साहब। वो बोल रही थी कि वो इस बच्चे की माँ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब प्लान जग्गू की माँ और उसकी औरत ने किया हो? क्योंकि वो दोनों भी मुस्कान से बदला लेना चाहते थे सर। जीनत को लेकर जग्गू के घर पे चलो। यही है वो? नहीं साहब, ये वो औरत नहीं है। तो फिर कौन हो सकती है? साहब,
मैं जानती हूँ वो औरत कौन है। हाँ, मैंने ही शबाना से कहा था कि सुंदर को किडनैप करके ले जाए। मैं अपनी बेटी मुस्कान को और दुखी नहीं देख सकती थी। आज नहीं तो कल ये बात तो सामने आनी ही थी ना कि सुंदर एक किन्नर है। फिर क्या ये दुनिया, ये समाज धीरे धीरे कटने लगती उससे। फिर कौन इसका हाथ थामता? उस दिन जब मंदिर में मुस्कान के लिए प्रार्थना करके घर लौट रही थी तो मैंने सुंदर को अकेले में देखा। मुझे लगा ईश्वर ने मुझे अच्छा मौका दिया है। बस मैं शबाना के पास गई और उसको बोला, ये कौन? क्या लगता है तेरा? बेटा है मेरा, तुम लोगों जैसा। किन्नर है? हाँ। लेकिन ये राज ही रहना चाहिए। मैं तेरे को जानती भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहती। शबाना सुंदर को देह व्यापार के दलदल में घसीटना चाहती थी साहब, और उस दिन शबाना बहुत गुस्से में थी साहब। उसकी आंखों में खून सवार था और फिर मैंने उस दुष्ट शबाना की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। मनोहर को रामवत की हत्या के लिए, शारदा को अपने ही नाती को अगवा करवाने के लिए और शबाना को जीनत के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ऊपर वाले ने इस सृष्टि की रचना अलग अलग रंग भर के की है। अगर उसने हर तरफ एक ही रंग भर दिया होता तो सोचिए जिंदगी कितनी बेजार, कितनी बेरंग हो जाती। हमें उसके रंगों की इज्जत करनी चाहिए। अगर उसने पुरुष बनाया है, स्त्री बनाई है, तो उसने किन्नर भी बनाए हैं। तो फिर हमें क्या हक है कि हम इन्हें तिरस्कार की नजर से देखें? अगर हम ये नहीं समझेंगे कि इनके पास भी दिल है, दिमाग है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो हम अपने ही रचनाकार की तौहीन करेंगे। एक पिता की अपने बेटे या बेटी की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सभी को अपने पिता का प्यार और साथ मिल पाता है? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा अनोखा केस दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक 7 साल का बच्चा रॉनी अपनी आंखों में आशा और उम्मीद लिए तकरीबन 3 साल के बाद वापस अपने पिता के साथ रहने जा रहा था। उसकी मां ने अपने बेटे की खुशी के लिए अतीत के अपने सारे दर्द भुला दिए थे और जिंदगी से समझौता कर लिया था। लेकिन अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल परिवार की तरह जीने का रॉनी का सपना क्या साकार हो पाया? क्या नन्हा रॉनी फिर से अपनी दादी की गोद में खेला और खिलखिलाया? और जिस प्यार के लिए वो तरस गया था, क्या अपने पिता का प्यार उसे वापस मिल पाया? आइए देखते हैं आज का ये केस। तो खुश हो ना? तो हम पापा के पास रहने जा रहे हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार फिर सोचो श्रेया, मुझे लगता है तुम्हारा घर वापस लौटना सही नहीं है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो प्रशांत, लेकिन रॉनी के लिए मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। इस बढ़ती उम्र में उसे अपने पापा का प्यार और दादी का दुलार दोनों की बहुत जरूरत है। सूरज, कभी तो एक आदमी एक मर्द की तरह रिएक्ट किया करो, और आप खड़े रह के सिर्फ तमाशा देखिए, कुछ बोलिए मत। क्या चाहिए तुझे? पापा। कौन पापा? सूरज। यहाँ कोई सूरज विरज नहीं रहता, जाओ यहाँ से। तो कौन रहता है यहाँ पर? हाँ? हम रहते हैं अड्डे। और माँ और सूरज कहाँ? पिछले 6 महीने से गायब है वो। क्या? तुम जानते हैं इन लोगों को? हाँ, सूरज के कजिन से।
राजस्थान से। और अब बैठे रहते हैं। पिछले 6 महीने से जब से सूरज और ताइसा गायब हुए। निकलो यहाँ से, चलो। क्या मतलब? मैं सूरज की बीवी हूँ, इस घर की बहू, मेरा भी हक बनता है यहाँ पर। सब बेरा है मैंने। सूरज तलाक दे रहा था ना थारे को। 3 साल तू अपना घर छोड़ के मायके में रह रही है, फिर काहे की बहू और काहे का घर। निकलो यहाँ से वरना धक्के मार के निकालूंगा। ए मिस्टर, तमीज से बात करो। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम बताए तन्ने, क्या कर सकते हैं? निकल निकल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हमने अक्सर सुना है कि कोई किसी अनजान जगह पर जाकर खो गया या फिर कोई लोगों की भीड़ में गुम हो गया। यह दुख की बात है, लेकिन असामान्य नहीं है। लेकिन अगर कोई परिवार अपने ही घर से अचानक गायब हो जाए तो ना सिर्फ ये दुखद है, बल्कि असामान्य और अविश्वसनीय भी। ऐसी ही एक असामान्य और अविश्वसनीय घटना घटी मुंबई के उपनगर मलाड की एक पॉश बंगलो सोसाइटी में रहने वाली निर्मला देवी और उनके बेटे सूरज के साथ। ये दोनों अचानक एक दिन जैसे हवा में गायब हो गए। क्या हुआ था निर्मला देवी और सूरज के साथ? कहां चले गए थे वो? और क्यों सूरज के चचेरे भाई अजय और विजय ने उनकी गैर मौजूदगी में उन्हीं के घर पर कब्जा जमा लिया था? ऐसे न जाने कितने ही सवाल निर्मला देवी की बहू और सूरज की पत्नी श्रेया के दिमाग में तूफान की तरह उठ रहे थे। कैसे गायब हो गया था उसका पूरा का पूरा ससुराल। ये लोग बस यही कह रहे हैं कि माँ जी और सूरज गायब है। खाने क्या हो रहा है? हम लोग पुलिस के पास ही जा रहे हैं। देखिए सर, सूरज और उसकी माँ कहाँ पे गायब हैं, ये तो आप ही को पता होना चाहिए। पिछले 6 महीने से वो गायब हैं। मेरे क्लाइंट्स के पिताजी और सूरज के पिताजी आपस में सगे भाई थे। इस घर को बनाने में न सिर्फ सूरज के फादर ने बल्कि अजय विजय के फादर ने भी इन्वेस्ट किया था। इस नाते मेरे दोनों क्लाइंट्स इस घर में रहने के बराबर के हकदार हैं। ये रहा स्टे ऑर्डर। लेकिन श्रेया जी मिस्टर सूरज की धर्मपत्नी है। भले ये दोनों 3 सालों से अलग रह रहे हो, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो कानूनन उस प्रॉपर्टी पर इनका भी हक बनता है। और आपके क्लाइंट इन्हें वहां से निकाल नहीं सकते। आप दोनों में से किसी ने भी अपने चचेरे भाई और ताइसा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं की? तो जब तक मिस्टर सूरज और निर्मला देवी का पता नहीं चल जाता या कोर्ट इस बारे में कोई ऑर्डर नहीं दे देती, तब तक श्रेया जी भी उस घर में आपके क्लाइंट के साथ रहेंगी। ठीक है, मंजूर है। आपने बताया कि आपकी और सूरज की डाइवोर्स के बारे में बातचीत चल रही थी और इसीलिए आप बीच बीच में उनसे मिलने आती थी। तो फिर जब सूरज और उसकी मां गायब हुए तो सोसाइटी ने आपको खबर क्यों नहीं की? ये मैं कैसे बता सकती हूँ सर? श्रेया जी, आखिरी बार आप अपने पति और सास से कब मिली थी? 6 महीने पहले, जब मैं अपने भाई के साथ ही आई थी। इनके साथ? अब जी नहीं, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा दोस्त है प्रशांत। मेरा एक भाई है जो पुणे में है, वो बिजी था इसलिए मैं इनके साथ आ गई। पिछले 6 महीने से आपके पति और आपकी सास गायब और आपने एक बार भी फोन करके उनकी खबर नहीं ली। क्यों? अपने पति और सास की कोई रिसेंट फोटो होगी आपके पास? जी हाँ। सूरज शेखावत और उनकी मां निर्मला देवी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सूरज बहुत ही अच्छा आदमी था साहब। वो हमेशा अपने काम से काम रखता था। सर, जब से निर्मला जी के यहाँ बहू आई है ना, तब से उनके यहाँ झगड़े शुरू हो गए थे। बड़े ही सीधे साधे लोग थे, उनसे भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। सूरज और निर्मला कहीं चले गए, कोई कहता है विदेश गए और कोई कुछ। उनके जाने के बाद उनका घर खाली पड़ा था। कुछ इलाके के गुंडों ने आके उनके घर पर कब्जा कर लिया था। सर, सूरज को और उसकी मदर को कांटेक्ट करने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। हमारी सोसाइटी का हर मेंबर जानता है कि इस घर को बनाने में सूरज के पिता के साथ साथ उसके चाचा का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। उनका पैसा भी लगा और उनकी मेहनत भी लगी है, तो इस नाते तो उनका भी बराबर का हक बनता है। सर, बाकी सामान में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, लेकिन ये किसी छोटी लड़के के कपड़े मिले हैं। किसके कपड़े हैं? I have no idea. साहब, जब हम अट्ठे आए तब यहाँ कोई ना था। उससे पहले कौन रहता था कौन नहीं रहता था हमें कुछ ना पता। पुलिस का सहारा लेकर घर में तो घुसा ही है तू, लेकिन हमारी बात ध्यान से समझ ले। लौट जा अपने मायके। आप मुझे धमकी दे रहे हैं?
हाँ ना, खाली समझा रहे हैं। सूरज और तैसा को भी हमने समझाया था, दोनों ना माने। हमारा काम था समझाना। जो तू मानी तो ठीक, जो तू ना मानी तो देखी जाएगी। चल। हेलो श्रेया, कहाँ पर है तू? माँ, तू वहां नहीं रुक, तू क्या भी की घर वापस आ जा श्रेया। नहीं मामा, जब तक वो वापस नहीं आ जाते ना तब तक मैं नहीं लौटूंगी। ठीक है, सौरभ के बेंगलोर से आते ही मैं तेरे पापा को और सौरभ को ना वहां भेजती हूँ। तब तक तू अपना और रोनी का ध्यान रखना। ओके मामा। क्या हुआ? प्रशांत, मैं यहाँ की सिचुएशन हैंडल कर लूंगी, तुम वापस जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा इन लोगों के साथ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। मम्मी जल्दी यहाँ पर आओ, देखो जादू क्या कर रहा है। मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या हुआ? देखो ना, मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या? जादू, जादू। 6 महीने पहले गायब हुई निर्मला देवी की लाश उन्हीं के बंगलों के लॉन में पाई गई। अब तक जिसे पुलिस एक गुमशुदगी का केस मानकर चल रही थी, वो अब एक खून के केस में तब्दील हो गया था। लेकिन अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि क्या सूरज की भी हत्या कर दी गई थी या फिर वो जिंदा था। मुझ पर शक कर रही है? पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पर रही भी नहीं हूँ। तभी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछले 3 साल से अपने पति और इस घर से दूर रहने के बाद अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हमेशा के लिए इस घर में लौट आना चाहती हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैंने ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए लिया है। सर, हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं, खाते पीते खानदान से हैं। सर, मेरा, मेरे पति का और मेरे देवर का, हमारे ताईसा के खून से कोई लेना देना नहीं है। सर, मुझे पूरा शक है कि ये सब सूरज के कजिन्स नहीं किया है, क्योंकि कई सालों से उनके और सूरज के बीच में प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और बहुत बार तो उन्होंने धमकियां भी दी है। बहुत कमजोर दलील दे रही हैं आप। अगर ये मान लिया जाए कि आपकी सास निर्मला देवी की तरह सूरज का भी कत्ल हुआ है, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी, इन दोनों के नाम पर नहीं। तो आपको फायदा पहुंचाने के लिए ये दोनों खून क्यों करेंगे? सर, मैं जानती हूँ कि कई सालों से मेरे और सूरज के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया है। आपकी सास की तरफ का कोई और रिश्तेदार जिसे उनकी मौत से फायदा हो सकता था? जी नहीं, उनके दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन बहुत सालों से बातचीत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि विकास अंकल के अलावा कोई और उनके करीब था। ये कौन है? विकास कपूर, वो माँ जी के खास दोस्त हैं और इस बंगलो सोसाइटी के सेक्रेटरी। और आपके हस्बैंड मिस्टर सूरज, वो क्या काम करते हैं? वो किसी प्राइवेट फाइनेंस में काम करता था, लेकिन 1 साल पहले उसने बुटीक में पार्टनरशिप की थी किसी मालिनी डे लेडी के साथ। ठीक है। निर्मला की फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से उसकी डेथ 6 महीने पहले हुई थी। कॉज ऑफ डेथ सर, किसी ने भी ये किया है। वो कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाकर निकलने की जल्दी में था और इसी जल्दबाजी के चलते उसने लाश को गहरा नहीं दफनाया और बॉडी इस तरह हमारे सामने आ गई। निर्मला जी के शरीर पर जेवर थे, लेकिन वो वैसे के वैसे ही, इसका मतलब उसे जेवरों की नहीं पड़ी थी। यानी कि ये मर्डर लूट के इरादे से नहीं हुआ? शायद, या ये भी हो सकता है कि कातिल को जिस चीज की तलाश थी वो जेवरों से काफी कीमती है। मुझे लगता है वो लड़की जिसके कपड़े और सामान हमें सूरज के बंगले पर मिला था, उसका इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बाबा, बाबा, तुम मुझे भूल गए? मैं वर्षा। नहीं, मैं तेरा बाबा नहीं। चल भग भग, मैं तेरा बाबा नहीं। चल भग भग। बाबा, बाबा। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। बोल, क्यों मारा अपनी ताई को? हाँ, सूरज कहाँ है? क्या किया उसके साथ? हमें ना पता साहब। अगर हमें उन्हें मारना ही होता तो इतने साल इंतजार ना करते साहब। धमकी दिया करते थे ना उसे फोन पर। सोचा होगा कि डर जाएगा वो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा, और जब उसने ऐसा नहीं किया तो ये रास्ता चुना। ये बात सच है सर, मैंने 2-4 बार उसे धमकियां दी, लेकिन उसे जान से मारने के बाद हमने सपने भी नहीं सोचे साहब।
जब तक कुछ बोलते नहीं, दोनों को अंदर रखो, बात करो। मानिनी डे, सूरज की एक्स बिजनेस पार्टनर। बुटीक में पार्टनरशिप की थी किसी मालिनी डे लेडी के साथ। कुछ आइडिया है आपको क्या हुआ सूरज के साथ, या फिर कहाँ है वो? एक्चुअली जब से हम दोनों बिजनेस से अलग हुए हैं तो एक दूसरे के साथ कभी कांटेक्ट हुआ नहीं हमारा। आखिरी बार कब कांटेक्ट हुआ था उससे? आखिरी बार आई थिंक जनवरी। मतलब 6 महीने पहले? या। और उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? नो। मान लीजिए सूरज ने आपके साथ 1 साल पहले पार्टनरशिप की थी और 6 महीने पहले उसे तोड़ दिया, कोई वजह? आई डोंट नो व्हाई, बट बिजनेस से इंटरेस्ट लूज हो चुका था उसका। सूरज और उसकी वाइफ का एलिमनी को लेकर झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने बुटीक मेरे नाम कर दिया। आप शायद जानती होंगी कि उसकी माँ का मर्डर हुआ और उनकी लाश उसी के गार्डन में दफन पाई गई। ओह, माय कंडोलेंसेस ऑफिसर, आई एम सो सॉरी अबाउट हिज लॉस। नाउ मे आई लीव? बिल्कुल। थैंक यू। बट प्लीज बी श्योर कि आपने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है और जो कुछ भी बताया एकदम सच सच बताया, वरना हमें आपको फिर से तकलीफ देनी पड़ेगी। प्लीज। 3 साल गुजरने के बाद भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, इसकी वजह एलिमनी नहीं है सर, इसकी वजह हम दोनों हैं। हम दोनों ये फैसला नहीं ले पा रहे थे कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए या इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। पति की कमियों और अच्छाई के बारे में उसकी पत्नी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। नाराज थे तो मुझे कहते ना, मुझसे लड़ते, मुझसे झगड़ते, लेकिन ये बचकानी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? हाँ, कभी तो एक आदमी एक मर्द की तरह रिएक्ट किया करो। प्रॉब्लम्स और मुश्किल सिचुएशन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उनमें, और उनका यही बिहेवियर हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, जो वक्त के साथ इतना बिगड़ गया कि मुझे उनसे अलग होने का फैसला लेना पड़ा। सूरज अपना फैसला नहीं ले पा रहे थे, और जब मैंने फैसला लिया तो वो माँ जी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सूरज कहाँ है और कैसा है। सॉरी सर। फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। सर ये सूरज तो काफी उलझा हुआ आदमी लगता है, शायद उससे अपने प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गया कहीं। सर लेकिन इससे निर्मला जी के मर्डर की गुत्थी तो सॉल्व नहीं होती। गौर करने वाली बात यह थी कि सूरज और उसकी मां पिछले 6 महीने से गायब थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों या पहचान वालों में से किसी ने भी उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी। निर्मला देवी की लाश मिलने के बाद पुलिस ने इस खून की तहकीकात तो शुरू की, लेकिन उनकी हर कोशिश, हर जांच किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के लिए 2 बातों को जानना बेहद जरूरी था। पहली ये कि सूरज जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो कहां है, और दूसरी ये कि वो बच्ची जिसके कपड़े सूरज के घर से मिले थे वो कौन है और उसे कोई क्यों नहीं पहचानता है, ना घर वाले ना पड़ोसी। वो कौन है और कहां है। हेलो सर, ये रहे अजय और विजय के बेल पेपर। कोर्ट ने तुम दोनों को बेल दे दी है, इसलिए जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर जरा सी भी भनक लगी ना कि इस केस में तुम्हारा हाथ है, घसीट कर वापस लाऊंगा। निकलो। एक बात नोटिस की, जब भी कभी हम इन दोनों भाइयों के खिलाफ कोई एक्शन लेने जाते हैं, इनका लॉयर हमेशा तैयार रहता है पेपर्स लेकर। यस सर। जब श्रेया पूना से आई तो वकील स्टे ऑर्डर लेकर आ गए। फिर जब निर्मला देवी की बॉडी हमें गार्डन से बरामद हुई और शक के आधार पर हमने दोनों भाई को गिरफ्तार किया, फिर ये वकील बेल के पेपर्स लेके आ गए। सर ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें पहले से ही पता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और ऐसा तभी हो सकता है जबकि इन दोनों ने जुर्म किया हो या फिर करवाया हो। ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल तो है, लेकिन उतनी नहीं है कि सबूत के तौर पर इनके खिलाफ यूज की जा सके।
इन दोनों भाइयों पर, श्रेया पर 24 घंटे नजर रखो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उन सवालों के जवाब ढूंढना है जिनका इस केस से शायद ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे कि वो लड़की जिसके कपड़े और सामान हमें सूरज के घर से मिला था, वो कौन है और इस वक्त कहाँ? उस लड़की का पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सूरज का भी। अगर उसे भी अपनी माँ की तरह मार दिया गया है तो उसकी लाश कहाँ है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, और अब तक सामने क्यों नहीं आया? बेटा चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। ओए, क्या नाटक है? एक एक करके तू यहाँ अपना कुनवा जमा करना चाहती है ताकि बंगले पे कब्जा कर सके। पुलिस ने तुझे और तेरे बेटों को यहाँ रहने की इजाजत दी है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। निकलो, सबके सब निकलो यहाँ से। क्या? अच्छा, तो यही है जीजू के दोनों कमार भाई। अबे ओ, कमाल किसको बोला? चल, अबे ओ। सर, निर्मला जी और सूरज के कॉल रिकॉर्ड के बारे में अभी भी साइबर सेल से एक मेल आया है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक निर्मला जी का फोन 12 जनवरी तक ही यूज किया गया था, लेकिन सूरज का फोन 15 मार्च तक यूज की गई थी। और अधिकतर कॉल सूरज की बिजनेस पार्टनर मालिनी डे को की गई है। यस सर। इनफैक्ट 15 मार्च को किया गया आखिरी कॉल भी मालिनी को ही। आखिरी बार कब कांटेक्ट हुआ था उससे? जनवरी, मतलब 6 महीने पहले। या ओ, आइए बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ सवाल पूछने थे आपसे। मेरे ख्याल से मैं उस दिन आपको मिल चुकी हूँ पुलिस स्टेशन में और सब कुछ बता भी चुकी हूँ। अब क्या बाकी रह गया पूछना? जी नहीं, कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, आपके और सूरज के बारे में। वही पूछने आए हैं आपसे। बातें तो होती रहेंगी, ड्रिंक लीजिए। नहीं, हम आपसे सिर्फ सवालों के जवाब लेने आए। अगर वो देंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, और अगर सच सच बताएंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। फाइन, यस। जनवरी में हमारी पार्टनरशिप खत्म होने के बाद भी सूरज के फोन से मुझे कॉल्स आते थे, लेकिन वो कॉल सूरज नहीं करता। तो फिर कौन करता था? आई थिंक सूरज का मोबाइल किन्हीं गलत हाथों में आ गया था, और जिस किसी के पास भी उसका मोबाइल था उसे उसमें से मेरा नंबर मिल गया था, और फिर कॉल कर करके मुझे परेशान करने लगा। फिर क्या, यूजुअली इस सिचुएशन में जो हम लोग करते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया। आप सूरज की बिजनेस पार्टनर थे। एनी आइडिया क्या हुआ उसके साथ, कहाँ गया होगा? एनी गेसेस? बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। और उसके इस फ्रस्ट्रेशन की वजह? पर्सनल लाइफ। पहले उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई, और फिर गर्लफ्रेंड। कौन गर्लफ्रेंड? वेल, इस बारे में उसने ज़्यादा मुझे कभी कुछ बताया नहीं, बट हाँ, एक बार नशे की हालत में बोल रहा था कि उसकी वाइफ की तरह उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड यू नो व्हाट, उस सिचुएशन में जब मैंने उसे रोने के लिए अपना कंधा दिया, मुझ पे लाइन मारने लगा। क्या हुआ? आई एम सो अलोन मालिनी, बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। Come on, why are you crying like a kid? मैं हूँ ना यार, I'm always there with you. Hey, क्या कर रहे थे तुम? लव यू मालिनी। एक मिनट। I think कुछ गलत फहमी हो गई है तुम्हें। We are just good friends. That's all. अब अगर आपके सवाल खत्म हो गए हों तो मैं अपना ड्रिंक एंजॉय करना चाहूँगी। मैं आए? बिल्कुल। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर सूरज के गायब होने से आपका कुछ भी लेना देना है तो 2-4 ड्रिंक्स एक्स्ट्रा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि जेल में हम ये सब सर्व नहीं करते। सर, सूरज के कॉल रिकॉर्ड में रितु नंदन नाम की एक लेडी का नंबर है, जिसके साथ सूरज हर बुधवार को फोन पर बात करता था। नंबर राजस्थान का होगा, तो हो सकता है ये लड़की ही सूरज की वो गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में मालिनी हमें बोल रही थी। या फिर शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि कोई दोस्त या बिजनेस एसोसिएट है। इस मालिनी की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूरज के ना होने से जिन लोगों को फायदा पहुंचता है उस लिस्ट में उन दोनों कजिन्स श्रेया और श्रेया के वन साइडेड लवर प्रशांत के बाद इस मालिनी का भी नाम है। सूरज के जाने से केस उन दोनों के फेवर में हो जाता है। श्रेया को बंगला मिलता है और बाकी प्रॉपर्टी,
प्रशांत को श्रेया। लेकिन सर इससे मालिनी को क्या फायदा होता, क्योंकि सूरज ने मालिनी के साथ अपने पार्टनरशिप तो गायब होने से पहले ही तोड़ दी थी। ऐसा मालिनी का कहना है, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं मालूम। हेलो, हाँ बोलो। ओके ओके, थैंक यू। सर, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सूरज अपने गायब होने से पहले हर थर्सडे को बिजनेस टूर के नाम पर माउंट आबू जाता था और वहाँ के एक होटल रूम में सारा दिन गुजारने के बाद अगले दिन लौट आता था। सर मैं राजस्थान पुलिस को कांटेक्ट करता हूँ। जी सर। सूरज सर हमारे यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, हर थर्सडे आते हैं वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ। नहीं, मैं सूरज के साथ कभी माउंट आबू गई नहीं। सीसीटीवी कैमरा है आपके यहाँ? यस सर, मुझे उसकी फुटेज चाहिए होगी। ओके सर। किसी की साजिश का शिकार हुआ सूरज अब खुद संदेह के घेरे में था। माउंट आबू के उस रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज में सूरज के साथ एक महिला दिखाई दे रही थी, जिसे रिजॉर्ट का स्टाफ और मैनेजर सूरज की पत्नी बता रहे थे। लेकिन सूरज की पत्नी श्रेया का कहना था कि वो कभी उसके साथ माउंट आबू गई ही नहीं थी। तो फिर कौन थी यह महिला और उसका सूरज के साथ क्या रिश्ता था? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कब? कहाँ? सूरज? चौंक गई? आपको सूरज ने नहीं, हमने फोन करके बुलाया था, उसके नंबर को रीएक्टिवेट करके। चले? मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम्हारा नाम है ऋतु नंदा। असली नाम है? कुछ पूछा मैंने? सर मेरा असली नाम ऋतु नंदा है, लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे प्रीति नाम से पुकारते हैं। मैं और सूरज अजमेर के मेयो कॉलेज में साथ पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे। फिर मेरी शादी उसी के चाचा के लड़के अजय से हो गई। सर 3 साल पहले जब श्रेया उसे छोड़कर गई तब मैंने सूरज को सहारा दिया, एक दोस्त होने के नाते। फ़ोन पर बातें करते करते कब हम एक दूसरे के करीब आ गए सर, ये हमें भी पता नहीं चला। उसके बाद हर थर्सडे को तुम लोग माउंट आबू के उस रिजॉर्ट में मिलने लगे। श्रेया को पता था तुम्हारे अफेयर के बारे में? नहीं सर, श्रेया के चले जाने के बाद ही हम दोनों मिले थे और ये बात सूरज और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और जो जान गया उसे मार डाला। सूरज की मां निर्मला, उन्हें पता लग गया होगा तुम्हारे अफेयर के बारे में और धमकी दी होगी कि तुम्हारे पति अजय को बता देंगे, तो उन्हें रोकने के लिए तुमने उन्हें मार डाला। और सूरज के साथ क्या किया? कहाँ है वो? नहीं नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं ताइसा को क्यों मारूंगी? मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं सूरज कहाँ गायब हो गया। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आई स्वेयर। सूरज का कोई दुश्मन था? नहीं, पर उसकी पार्टनर मालिनी के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था, पर वो क्यों तोड़ना चाहता था सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे, आ जाना। क्या लगता है सर, सच बोल रही है? जिस सिचुएशन में ये इस वक्त है, इसके झूठ बोलने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन इस वक्त श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि इसका इस केस से कोई लेना देना हो ही ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पति को सूरज और इसके अफेयर के बारे में पता चल गया हो और इसी बात का बदला लेने वो यहाँ आया हो और निर्मला ने सूरज को बचाने की कोशिश की हो और इसी कोशिश में वो मारी गई हो और अजय ने सूरज को किडनैप किया, किडनैप करके उसे जिंदा रखा हो या मार डाला। ये भी हो सकता है कि कहानी कुछ और ही हो। जो भी होता मैं इस ऋतु पर नजर सर। सर मैंने मालिनी और सूरज के बिजनेस के अकाउंट्स चेक किए हैं और सूरज ने कभी भी अपनी बुटीक मालिनी के नाम की ही नहीं। इनफैक्ट मालिनी ने बोगस डॉक्यूमेंट्स बना के सूरज की बुटीक हड़पी है। और इतना ही नहीं सर, मालिनी ने सूरज की नकली सिग्नेचर करके बिजनेस अकाउंट का सारा फंड्स अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है। अरेस्ट, लेकर आओ उसे। सूरज अचानक से गायब हो गया था, फिर 1 महीने तक जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो मुझे लगा कि इस
सिचुएशन का मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ। सो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके मैंने कंपनी के बिजनेस अकाउंट में जितने भी फंड्स थे वो अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। मान लीजिए आई एम श्योर कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा जैसा आपने अभी बताया, सिवाय एक छोटी सी डिटेल को छोड़कर कि ये सब आपने सूरज के गायब होने के चलते नहीं बल्कि खुद सूरज को गायब करके किया। तो अब ये भी बता दीजिए कि सूरज कहाँ है और क्या किया आपने उसके साथ। नो इंस्पेक्टर, देखिए जो भी सच था मैं आपको बता चुकी हूँ। सूरज के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमने सूरज की उस गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ निकाला है जिसके बारे में आपने बताया था। ऋतु नाम है उसका और आप जानती हैं उसे, फिर भी आपने हमें उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन ऋतु ने बताया कि सूरज के गायब होने से पहले आप दोनों के रिलेशंस काफी खराब हो चुके थे, काफी लड़ाइयां होती थी दोनों में। सच अ लॉयर शी इज। इंस्पेक्टर झूठ बोला है आपसे, उसने फंसाना चाहती है वो मुझे। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी थी उसकी आपसे? वेल, उसे लगता था कि मेरे और सूरज के बीच में अफेयर है। एंड यू कांट बिलीव, एक बार उसने मुझे सामने से फोन करके बोला कि सूरज से दूर रहो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी, मेरे और सूरज के बीच में कुछ भी नहीं था। ऐसे किसी इंसान को जानती हैं जिसकी सूरज से दुश्मनी थी, या फिर ऋतु जैसा कोई और खास दोस्त? वेल, दुश्मनी के बारे में तो आई डोंट नो, बट यस, ये अपने गायब होने से कुछ दिन पहले सूरज मिस्टर विकास कपूर उनके बहुत करीब आ गया था। एक इंसान जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई हो, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जीने लगा हो, उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसे जीने की हिम्मत देना कोई क्राइम तो नहीं है। आफ्टर ऑल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था वो, और मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था। निर्मला जी से कितने सालों से दोस्ती थी आपकी? 25 सालों से। उस वक्त उनके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। और उस मुश्किल वक्त में आपने उनका साथ दिया, जो आज तक उनके कत्ल के पहले तक कायम रहा। जी हाँ। एक सीधा सवाल पूछता हूं मिस्टर कपूर, क्या आपका और निर्मला जी का अफेयर था? देखिए, इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। आप सिर्फ सवालों के जवाब दीजिए। जी हाँ, निर्मला जी और मेरे बीच में अफेयर था, जिसका पता सूरज को चल चुका था, और इसी वजह से सूरज और निर्मला जी के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन रहती थी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अब जा सकते। ओके, थैंक यू। अगर इसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हो सकता है कि सूरज अपनी माँ और उसके अफेयर की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को अब तक ये तो पता चल गया था कि सूरज का अफेयर अपने ही चचेरे भाई की पत्नी यानी कि अपनी भाभी से चल रहा था, लेकिन अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई थी कि क्या निर्मला देवी की हत्या का कारण सूरज का अपनी भाभी से प्रेम संबंध था या कुछ और कौन था जिसने सूरज को बंधक बनाया था और उसे इस तरह से मार पीट कर वो क्या हासिल करना चाहता था। प्लीज छोड़ दो मुझे जाने दो प्लीज। मैं साइन नहीं करूंगा, बिल्कुल साइन नहीं करूंगा। पापा को क्या हो गया? देखो मम्मा, जल्दी क्या हो गया पापा को? जल्दी यहाँ पर आ, देखो ना। रानी, 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 पापा, 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 सर, पापा, क्या हुआ? पापा, रानी कहीं नहीं मिल रहा। पता नहीं रानी? सर, तूने बाहर देखा क्या रानी को? नहीं दीदी, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने भी काफी देर से नहीं देखा उसे। पापा, वो मेरे साथ इधर सो रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया पापा। वो दिखाई नहीं रहा, मेरे साथ क्या पड़ा पापा? ठीक है, पर अगर चाहते हो कि रोनी सही सलामत रहे और वापस लौट कर आ जाए तो अजय और विजय के खिलाफ दर्ज कराए सारे केस वापस ले लो। सारा, 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 दोनों का मार भाइयों को मैं छोड़ूंगा। सारा, वो मेरा बच्चा को किडनैप कर रहे हैं। बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रोनी को। तू बैठ, मैं हूं ना बेटा। मेरा बच्चा। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया।
उन्होंने धमकी भी दी है कि वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए ना, मेरे रोने के अलावा और कोई नहीं है दुनिया में। आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए पापा, आप बोलिए ना मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए सुनिए, कुछ नहीं होने देंगे आपके बच्चे को। वो नोट कहाँ है? कहाँ है बच्चा? बच्चा कहाँ है? हमें ना पता साहब, हमारा यकीन करो, हमें ना पता कि छोड़ा कहाँ है। तू बता, कहाँ है बच्चा? बोल बच्चा कहाँ है? भाई साहब सही बोल रहे हैं साहब, हमने तो उस छोरे को हाथ तक नहीं लगाया। ये सब उसकी माँ, उसका बाप और उसके भाई की चाल है। हमें फंसाने की खातिर हम पर झूठा इल्जाम लगाया है। साहब मेरी बात का भरोसा कीजिए। सर आप उन दोनों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? जी नहीं, सिर्फ अपनी समझ पर। आपके घर में इतने सारे लोग थे, फिर भी वो दोनों रॉनी को ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉनी को आपने ही गायब करवाया? मैम मैं रॉनी को किडनैप क्यों करूंगा? आखिर मुझे उसे किडनैप करके क्या मिलने वाला है? लेकिन सूरज को किडनैप करके तो मिलेगा ना तुम्हारा प्यार श्रेया। मैम मैं सूरज से नफरत करता था क्योंकि उसने श्रेया को तकलीफ पहुंचाई थी। बाकी मेरी उसके साथ कोई भी जाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन श्रेया से तो प्यार था ना, और इसी के चलते तुमने सूरज को किडनैप कर लिया ताकि श्रेया तुम्हारी हो जाए। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसके बेटे रॉनी को किडनैप कर लिया। ये झूठ है सर। सर रॉनी मेरी बहन का ही बेटा है और हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोग क्यों किडनैप करेंगे सर उसको? सर आप एक बार बस उन दोनों गंवार भाइयों से पूछताछ कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उनका ही किया धरा है। सूरज को अब तक ढूंढा नहीं जा सका था और अब उसके इकलौते बेटे रॉनी को भी किसी ने गायब कर दिया था। कि रॉनी के अपहरणकर्ता का सूरज के गायब होने से कोई ताल्लुक था? निर्मला, सूरज और अब रॉनी, क्या कोई था जो इस पूरे परिवार को मिटाने की मुहिम में लगा हुआ था? सवालों की फेहरिस्त थी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और जवाबों का कोई ठिकाना तक नहीं था। कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। कोई लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। टाइमलाइन रिविजिट करते हैं। सूरज अपनी मां निर्मला के साथ अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। उसकी खबर उसकी अपनी पत्नी श्रेया को 6 महीने बाद होती है। निर्मला की लाश घर के पीछे ही गार्डन में मिलती है। सूरज अभी भी गायब है। सूरज की बिजनेस पार्टनर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसे चीट करती है। फिर सूरज का बेटा रॉनी गायब हो जाता है। किडनैपर्स का नोट मिलता है कि अजय और विजय के खिलाफ किए गए सारे केसेस वापस ले लें। अब अगर ये काम अजय और विजय का होता तो खुलेआम नोट लिखकर अपने खिलाफ सबूत क्यों छोड़ते? अगर उन्हें धमकाना ही होता तो श्रेया को पर्सनली धमकाते, ताकि जब वो हमारे पास आती तो दोनों इस बात से मुकर जाते। रॉनी का गायब होना ये इन दोनों का काम नहीं है। ये कोई और ही है जो इन्हें फंसाकर हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। सर रॉनी घर से गायब हुआ है, इसका मतलब किसी घर वाले का हाथ हो सकता है, या शायद ये काम किसी बाहर वाले का हो जो किसी घर वाले के करीब हो, जिसके पास घर की चाबी हो। उसी चाबी का इस्तेमाल करके वो घर में घुसा, बच्चे को लिया और निकल गया। सोसाइटी ने जो सूरज और निर्मला के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी वो लेकर। ओके सर। सर, सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर विकास कपूर ने रिपोर्ट लिखवाई थी। सूरज का घर जब खाली पड़ा था तब उस एरिया के कुछ बदमाशों ने उस घर पर कब्जा कर रखा था। इसीलिए सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर विकास कपूर कुछ लोग और गार्ड्स के साथ मिलकर उन लोगों को भगा दिया था और उस घर को लॉक कर दिया था। इसका मतलब उस घर की एक चाबी इस विकास कपूर के पास भी हो सकती है। कड़ी नजर रखो। ओके सर। निर्मला और मेरे बीच में कभी कोई अफेयर नहीं था। उसके पति के मौत के बाद में मैंने उसे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की शादी के लिए, लेकिन वो हमारे रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ने देना नहीं चाहती थी। मैं उससे शादी प्यार के लिए नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसके पैसों के लिए करना चाहता था। श्रेया के घर छोड़ के चले जाने के बाद में सूरज डिप्रेशन में आ गया था और उसी की वजह से निर्मला भी टूटती चली गई। फिर उससे मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने भी उसका साथ दिया और फिर उसके बाद उसके घर पे आना जाना मेरा बहुत बढ़ गया था। और उसी बीच में वर्षा नाम की एक मेड वहाँ पे काम के लिए आई और वो मुझे काफ़ी अटेंशन दिया करती थी। जब एक दिन मैं वहाँ पे पहुँचा तो निर्मला घर पे नहीं थी, वर्षा अकेली थी। फिर उसकी माँ को मैंने 25 साल दिए थे। उसकी कीमत मैं चाहता था लेकिन सूरज नहीं माना। वो कहता था कि मेरा जो पैसा है वो रॉनी का है और वो ये हक मुझे नहीं लेने देगा, इसीलिए मैंने उसके बेटे को उठवा लिया।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर धोखा वही खाते हैं जो आंखें बंद करके यकीन करते हैं। अगर निर्मला देवी ने अपनी आंखें मूंद कर विकास कपूर पर भरोसा ना किया होता तो उन्हें उसके हाथों अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती और ना ही सूरज को इतने जुल्म सहने पड़ते। ना विकास कपूर उस गरीब मासूम बच्ची वर्षा को अपनी हवस का शिकार बना पाता जो असल में उसके चेहरे में अपने गुजरे हुए पिता का चेहरा देखा करती थी। लेकिन मलाड पुलिस ने हार नहीं मानी और आम जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए वर्षा को आखिरकार खोज निकाला। वर्षा इस वक्त न्यायिक हिरासत में अपना इलाज करवा रही है। लेकिन यहां यह बात भी सच है कि जब बुराई भलाई का मुखौटा पहनकर आती है तो वो भलाई से भी ज्यादा भरी नजर आती है। ऐसी सूरत में अगर उससे कोई धोखा खा जाए तो उसे पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। बेहतर यही होगा कि अगर समय समय पर इस यकीन को समझ की कसौटी पर परखा जाए तो बुराई को पहचान कर उससे बचा जा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।